Hello guys, welcome back in a new video. Today we are starting a new topic of human reproduction, that is fertilization. And in fertilization, first of all we need to explain about the ovum, structure of ovum and sperms that we have discussed in the previous videos or lectures. Today we are going to only study about the fertilization, how fertilization comes, how fertilization happens, the approach of the sperm to ovum and the reactions which will happen during this reaction process. So for this we हैव टू स्टडी अबाउट द अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम. हमें ये सब पढ़ने से पहले ये देखना होगा स्पर्म ओवम के पास आता है, अप्रोच कैसे करता है, कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, क्या होता है. तो सबसे पहले उसके लिए हमें एक ओवम का छोटा सा स्ट्रक्चर है वो हमें थोड़ा ध्यान में रखना है. इस स्ट्रक्चर में हमें ओवम की दो वॉल्स के बारे में और एक स्पेस के बारे में बताया है. सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है कोरोना रेडिएटा, जिसमें ये बीच में जो हमको स्ट्रक्चर दिख रही हैं जो कि इसको टाइट बना के रखती हैं, इसको हम कोरोना सीमेंटम कहते हैं, कोरोना सीमेंटम कहते हैं. और इसको इसमें एक और चीज़ है, ये ओवम की जो आउटर मोस्ट वॉल है और जो इसकी प्रोटेक्शन की इनर मोस्ट वॉल है, इसके बीच का जो स्पेस है उसे हम प्री विटेलियन स्पेस या फिर विटेलियन स्पेस कहते हैं. यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में हमें कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स भी दिख रहे हैं जो कि इस वॉल को स्पर्म एंटर करने के बाद इतना टाइट बना देते हैं कि अगला स्पर्म जो है वो इसमें एंट्री ना कर पाए. तो इन कॉर्टिकल्स का यही मेन रोल है, इनका यही मेन रोल है. ये स्पर्म के अप्रोच करने के बाद ओवम से निकलकर विटेलियन स्पेस में आ जाते हैं और ये इसलिए आते हैं ताकि इस वॉल को रिजिड बना सके और ताकि अगला स्पर्म एंट्री ना कर सके, क्योंकि ह्यूमंस आर मोनोस्पर्मी. सो ये आगे डिस्कस करेंगे. तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है. अब हम देखते हैं अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, किस प्रकार से स्पर्म जो है वो ओवम तक पहुंचता है, वहां तक पहुंचने के बाद कौन कौन सी रिएक्शंस होती है इसके बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम जानते हैं इंसेमिनेशन के थ्रू, कोपुलेशन के थ्रू स्पर्म जो है वो वेजाइना के जरिए एम्पुला रीजन तक पहुंचता है थ्रू सर्वाइक्स एंड यूट्रस. इंसेमिनेशन होगा, स्पर्म सर्वाइक्स से यूट्रस में एंट्री करेगा, यूट्रस से एम्पुला में जाएगा और एम्पुला में ही फर्टिलाइजेशन होता है. एग सेल या ओवम भी रिलीज होके एम्पुला रीजन में आएगा और स्पर्म भी वहीं जाएगा फर्टिलाइज होने के लिए. और एक चीज़ हम जानते हैं, फॉर परफेक्ट फर्टिलाइजेशन स्पर्म एंड ओवम शुड मीट साइमल्टेनियसली एट एम्पुला रीजन. स्पर्म और एग जो है वो अगर एक साथ रिलीज होंगे उधर एम्पुला रीजन में तो फर्टिलाइजेशन के चांस 90% होंगे. सो इसमें आगे देखेंगे कि मेनी स्पर्म्स आर डिस्ट्रॉयड बाय द एसिडिक मीडियम ऑफ वेजाइना एंड द फेगोसाइटिक नेचर ऑफ सम यूट्रस सेल. यूट्रस में कई सारी ऐसी सेल्स होती है जो फेगोसाइटिक नेचर शो करती हैं, जो कि जो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, 200 से 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो फॉर्म होते हैं, उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. और वेजाइना की जो एसिडिक मीडियम है और जो यूट्रस की जो फेगोसाइटिक सेल्स है उनकी वजह से सिर्फ एक स्पर्म ही है वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर पहुँच पाता है ओवम तक. कैपेसिटेशन, कैपेसिटेंस से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि कैपेसिटेशन प्रेजेंट कहाँ होता है, मेल्स में होता है या फीमेल्स में. सबसे पहले कैपेसिटेशन है क्या. कैपेसिटेशन जनरली ये है कि स्पर्म्स जब रिलीज होते हैं तब वो किसी को फर्टिलाइज करने के कैपेबल नहीं होते हैं. दे आर नॉट एबल टू फर्टिलाइज एग और ओवम. तो उनको इसके कैपेबल बनाना और उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करना, उसमें जो डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स हैं जो कि फर्टिलाइज करने से रोकते हैं एग को, उनको रिमूव करना, इसको हम कैपेसिटेशन कहते हैं. कैपेसिटेशन का सिंपल मीनिंग यही है कि एक स्पर्म जब रिलीज होते हैं तो वो किसी भी एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं. तो जो कैपेसिटेशन है वो उस स्पर्म को फर्टिलाइज करने के योग्य बनाता है. उसमें जो डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स है उनको रिमूव करता है, कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है और उसमें मोबिलिटी प्रोवाइड करता है कैल्शियम की एंट्री करवाकर, ताकि स्पर्म एग तक पहुंचे, उसको फर्टिलाइज करे. और ये जनरली फीमेल्स में ही होता है, फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो है वो फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है, मेल में नहीं होता है. स्पर्म फर्टिलाइज करने की कैपेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही ऑब्टेन करता है. अगर हम बात करें कैपेसिटेशन में, तो मैंने पहले ही बता दिया था, ये कोलेस्ट्रॉल लेयर को रिमूव करता है. कैपेसिटेशन का मतलब यही है. दूसरा मतलब डीकैपेसिटेशन फैक्टर, यानी जो स्पर्म को फर्टिलाइज करने से रोकते हैं उनको रिमूव करता है.
और कैल्शियम की एंट्री करवाता है स्पर्म में ताकि उसको क्या मिले, मोटिलिटी मिले। ठीक है, तो ये डिकैपिसिटेशन में होता है। अब हम जानते हैं कि अगर स्पर्म एम्पुला में पहुंचा, अब क्या होगा, हम एग सेल को हम जानते हैं सेकेंडरी oocyte को हम क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं, एग, फीमेल गैमेटो, फीमेल गैमेट। तो ये जो सेकेंडरी oocyte है वो एम्पुलर रीजन में रिलीज होगा ओवेरी से, और स्पर्म ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुका है। तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए, मैंने पहले ही लाइन बताई थी, ब्लॉकबस्टर लाइन है, फर्टिलाइजेशन होने के लिए फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब स्पर्म और ओवम साइमल्टेनियसली एम्पुलर रीजन में पहुंचेंगे, यानी एक साथ अगर वो पहुंचते हैं। जैसे हम जानते हैं 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है, तो अगर स्पर्म और ओवम इसी दिन एम्पुलर रीजन में आते हैं तो कोपुलेशन या फिर फर्टिलाइजेशन का मैक्सिमम चांसेस होते हैं। और इसी वजह से अगर ऐसा ना हो तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ज़्यादातर कोपुलेशन जो होते हैं वो प्रेगनेंसी को लीड नहीं करते। एक्रोसोमल रिएक्शन की बात करें, सेकंड रिएक्शन है एक्रोसोमल रिएक्शन। सबसे पहले हमने देखा अप्रोच ऑफ स्पर्म टू एग, ओवम। अब क्या होगा, एक्रोसोमल रिएक्शंस होगी, कैसे स्पर्म ओवम में एंट्री करता है, कौन कौन सी रिएक्शंस होती है। क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि जो ओवम है उसमें 3 प्रकार की लेयर्स हैं और एक प्री विटेलिन स्पेस है, और यहाँ पर ये मतलब कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो आते हैं जो कि इसको हार्ड रिजिड बनाते हैं। तो कैसे, मतलब ये तो बाद में आते हैं, ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स तो स्पर्म के एंट्री के बाद में आते हैं, लेकिन फिर भी स्पेसेस होती हैं तो स्पर्म इनमें एंट्री कैसे कैसे कर पाता है, तो उसके लिए एक्रोसोमल रिएक्शंस होती हैं। एक्रोसोमल रिएक्शन में हम देखते हैं कि एक्रोसोम कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम। एक्रोसोम में 3 तरह के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि ये ओवम की मेम्ब्रेन को, आउटर मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करता है, डिसोल्व करता है, और स्पर्म उसमें एंट्री कर पाता है ओवम के साइटोप्लाज्मा में। इसमें 3 तरह के एंजाइम होते हैं। सबसे पहला होता है हाइल्यूरोनाइडेस, दूसरा होता है जोना रेडिएटा, और तीसरा होता है जोना लाइसिन। हाइल्यूरोनाइडेस क्या करता है, मैंने बताया था, कोरोना सीमेंटम प्रेजेंट होती है जो ओवम के आउटर मोस्ट लेयर है, उसमें इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर है जो कि उसको रिजिड बना के रखती है, उसके बीच में ये जो लेयर है, मैंने बताया था, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, कोरोना सीमेंटम कहते हैं। और इसको डिसॉल्व करने के लिए हाइल्यूरोनाइडेस का यूज़ किया जाता है, और जोना रेडिएटा जो है वो कोरोना रेडिएटा को, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम भी इसको बोलते हैं, और ये कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करती है। जोना लाइसिन जो है वो आपकी जोना पेलुसिडा को डिसॉल्व करेगी। ठीक है, तो ये तीनों का मतलब यही है कि हम देख रहे हैं कि हाइल्यूरोनाइडेस क्या कर रहा है, हाइल्यूरोनाइडेस सिंपल से क्या कर रहा है, कोरोना रेडिएट सीमेंटम को डिसॉल्व कर रहा है, यानी उनके बीच में जो स्ट्रॉन्गनेस है उसको डिसॉल्व कर रहा है, जिससे वो अटैच है। मतलब अब क्या हो गई, दीवार कमज़ोर पड़ गई, तो अब इसे कोरोना, ये जोना रेडिएटा है, ये उसको क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा कोरोना रेडिएटा को, आउटर मोस्ट लेयर को। फिर जोना लाइसिन क्या करेगा, जोना पेलुसिडा यानी इनर लेयर को डिसॉल्व करेगा। ये 3 तरह के एंजाइम्स हैं जो कि एट द टाइम ऑफ द एंट्री ऑफ द स्पर्म टू द ओवम उस टाइम में रिलीज होंगे, और एट द साइट ऑफ द एंट्री ऑफ द स्पर्म, जिस साइट पे मान लो ये एक ओवम है और इस साइट पे मान लो स्पर्म अप्रोच हो रहा है, तो यहाँ पर एक कोन ऑफ रिसेप्शन प्रोड्यूस होगा जो जिनमें ZP3 रिसेप्टर्स होंगे जो स्पर्म को आइडेंटिफाई करेंगे और इसको ओवम के अंदर भेजेंगे। तो एट द साइड ऑफ द एंट्री ऑफ द स्पर्म, कोन ऑफ रिसेप्शन इज प्रोड्यूस ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कोन ऑफ रिसेप्शन बनेंगे जो इसकी स्पर्म को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको ओवम में ट्रांसपोर्ट करेंगे। इन ह्यूमन बीइंग ओनली सिंगल स्पर्म एंटर इनटू ओवम, दिस इज कॉल्ड द मोनोस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड। क्यों प्रिवेंट होते हैं वो हम आगे देखेंगे। ZP3 रिसेप्टर्स की वजह से ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एक स्पर्म का एंट्री करने के बाद, और यही स्पर्म को आइडेंटिफाई करते हैं और अंदर भेजते हैं एक वो साइटोप्लाज्मा में। तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तब अगला स्पर्म एंट्री नहीं कर पाएगा। तो यही यहाँ लिखा हुआ है कि स्पर्म जो है वो एक स्पर्म ही एक ओवम में एंट्री कर पाता है, इसीलिए ये मोनोस्पर्मी है, पोलियोस्पर्मी नहीं होता है। पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड, यानी एक से ज़्यादा स्पर्म ओवम में एंट्री नहीं कर पाते। अब क्यों नहीं कर पाते, तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं। सबसे पहले जोना रिएक्शन, कोर्टिकल रिएक्शंस वगैरह रिएक्शंस हैं। तो जोना रिएक्शंस में सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनमें ZP3 रिसेप्टर्स होते हैं ओवम में, इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द जोना पेलुसिडा। जो इनर लेयर होती है जोना पेलुसिडा उसके ऊपर ये ZP3 रिसेप्टर्स होंगे। आफ्टर द एंट्री ऑफ द वन स्पर्म दीज रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉयड एंड द मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज्ड, देन द अदर स्पर्म इज नॉट एंटर इनटू ओवम।
इस वजह से जब एक स्पर्म एंट्री कर जाता है तो ये ZP3 रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इसकी वजह से जो अदर स्पर्म है वो एंट्री नहीं कर पाता है। और यही ZP3 रिसेप्टर ही क्या करते हैं, ZP3 रिसेप्टर ही तो आइडेंटिफाई करते हैं स्पर्म को, और इसी को क्या करते हैं, एंटर करवाते हैं साइटोप्लाज्मा में। ओवम के साइटोप्लाज्मा में ये एंट्री करवाते हैं। और अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो फिर स्पर्म को आइडेंटिफाई कौन करेगा, उसको अंदर कौन भेजेगा, इसलिए यही रिएक्शन यहाँ पर समाप्त हो जाती है, फिर अगला स्पर्म एंट्री नहीं कर पाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोर्टिकल रिएक्शंस की, तो कोर्टिकल रिएक्शन में हमारे पास after entry of the one sperm, cortical granules are released into the pre-Vitellian space and these become white and block the entry of the other sperm। वही लिखा हुआ है जो मैंने पहले बताया था कि एक स्पर्म के एंटर करने के बाद में जो यहाँ पर एवम में जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स होंगे वो इस पेरीविटेलियन स्पेस पे मतलब डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे स्पर्म के एंट्री करने के बाद। जब स्पर्म अंदर एंट्री कर गया है इसके बाद में ये क्या होंगे, ये रिलीज़ कर देंगे ग्रेन्यूल्स को इसमें, और इससे क्या होगा, ये लेंथ जो है इसकी वाइड हो जाएगी और ये बहुत ही हार्ड हो जाएगा। और यहाँ पर जो जोना पेलुसिडा है उसमें तो हम पहले से ही जानते हैं ZP3 रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो ही चुके हैं, तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो स्पर्म है वो इसके अंदर एंटर कर पाए। तो यही लिखा हुआ है, एक स्पर्म के एंटर करने के बाद में कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं जो कि ओवम एग के साइटोप्लाज्मा में होते हैं वो पेरीविटेलियन स्पेस में डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। और ये जो होते हैं ये उस मेम्ब्रेन को जो कि जोना पेलुसिडा और एग की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको रिजिड बना देते हैं, हार्ड कर देते हैं और स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक करते हैं। ये इनका मेन रोल है। ह्यूमंस में complete sperm enter into ovum and stop division in secondary oocyte is restarted due to anaphase promoting complex and finally formation of ovum, oocyte and second polar bodies। यहाँ इसमें इस पूरे स्ट्रक्चर में ये लिखा है कि जब स्पर्म, फिर सबसे पहले ये लिखा है कि ह्यूमंस में कंप्लीट स्पर्म ओवम में एंट्री करता है। और हम जानते हैं कि एग की जो मतलब हमने जब देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस किया था oogenesis किया था, oogenesis में हमने देखा था कि एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स तभी स्टार्ट होता है जब स्पर्म सेकेंडरी oocyte में एंट्री करता है। जब फर्टिलाइजेशन होगा तभी सेकेंडरी oocyte फॉर्म होगा जो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स की वजह से स्टार्ट होगा। तो स्पर्म के अप्रोच के बाद में नेक्स्ट डिवीजन स्टार्ट होगा और दैट इज ड्यू टू द एनाफोज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स APC एंड फाइनली फॉर्मेशन ऑफ ओवम oocyte। और उसी के बाद में जो सेकेंडरी oocyte जो कि इसकी डेवलपमेंट हॉल्ट हो गई थी वो वापस रिस्टार्ट होगी और वो ओवम और oocyte बनाएगा और सेकेंडरी पोलर बॉडी उसके साथ बनाएगा जो कि हमने oogenesis में पढ़ा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी और इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, सिनगैमी एपिमिक्सिस, और इसी से जाइगोट बनता है। तो ये तो छोटी बात है। उसके बाद इम्प्लांटेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो आज हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वी विल कंप्लीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।